हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे द्वारा शुरू की गई एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज की ये 12th वीडियो है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको मौर्यन एम्पायर के बाद की डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में बताया था और सातवाहन डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वहीं से आगे जैसे कि चेरी डायनेस्टी उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में इंडिया में हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में भी बताऊंगा। विदेशी आक्रमणों के अंदर हम इंडो-ग्रीक्स, सकों, पार्थियंस इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको सातवाहन वंश के बारे में बताया था और जो सातवाहन वंश था उसके बाद इक्ष्वाकु वंश ने शासन शुरू किया था। जो ये इक्ष्वाकु शासक थे ये सातवाहनों के सामंत थे और इस डायनेस्टी के फाउंडर श्री शांतमूल थे और उसके उत्तराधिकारी वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुन कोंडा के स्तूप को बनाया था। इक्ष्वाकु वंश के बाद चेदी वंश ने शासन शुरू किया था और इस डायनेस्टी की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। और जो खारवेल था वो इस वंश का सबसे महान शासक था और वो कलिंग का शासक था। आज के टाइम का जो उड़ीसा है उसे ही पहले एंशिएंट टाइम में कलिंग कहते थे और कलिंग पर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कलिंग के बारे में, जैसे कि अशोक ने भी कलिंग पर अटैक करा था। तो देखिए, जो एक खारवेल था इसने कलिंग में हाथी गुम्फा के अभिलेख को बनाया था, जिससे इस डायनेस्टी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, जो एक खारवेल था इसने मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र पर अटैक भी करा था और वहाँ से ये जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति को लेकर आया था। जो ये जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की मूर्ति थी इसे 3rd सेंचुरी में महापद्मानंद कलिंग से ले गया था। साथ ही खारवेल ने खंडगिरी पर्वत में जैन संतों के रहने के लिए गुफाएं भी बनाई थी। तो ये था कलिंग का चेदी वंश। तो देखिए, इसी समय भारत में बहुत से विदेशी आक्रमण भी हुए। इंडिया में 4 अलग अलग एरिया के लोगों ने अटैक करा था, जिनमें सबसे पहले इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी जिन्हें बैक्ट्रियन भी कहते हैं उन्होंने अटैक करा। फिर उसके बाद सकों और पहलवों ने इंडिया पर अटैक करा और फिर कुषाणों ने इंडिया पर अटैक किया था। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बैक्ट्रियन से। तो देखिए, जो पार्ट 9 वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको मगध एम्पायर के बारे में बताया था, उसी में मैंने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बताया था। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिकंदर भारत से जब वापस जा रहा था तो उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को जीते हुए एरिया में रूलर बना दिया था। तो जो सेल्यूकस था इसने उस एरिया में यानी कि जो पश्चिमी वाला एरिया था उसमें एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश किया था और सेल्यूकस की डेथ के बाद भी उस एरिया में ईरान और सीरियाई शासक एंटियोकस सेकंड ने साम्राज्य बनाए रखा। लेकिन एंटियोकस के समय एक विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के बाद छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट बने यानी स्वतंत्र राज्य बने और इन्हीं में से एक राज्य बना बैक्ट्रिया। और बैक्ट्रिया के ही शासकों ने सबसे पहले इंडिया पर अटैक किया था। सबसे पहले बैक्ट्रिया के रूलर डेमेट्रियस ने 190 BC में आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के एक बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया था और साकल को अपनी राजधानी बनाया था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इन्हें हिंदू यूनानी भी कहते थे। तो हिंदू यूनानी कहे जाने का रीज़न ये था कि ये लोग ग्रीक थे यानी यूनानी थे और साथ ही इन्होंने भारत के एक बड़े एरिया पर कब्जा किया और यहीं अपनी राजधानी बनाई, इसलिए हम इन्हें हिंदू यूनानी कहते हैं। अब देखिए, इंडो ग्रीक में जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था वो था मिनांडर और मिनांडर की राजधानी भी साकल ही थी। जो आजकल के पाकिस्तान में जो सियालकोट है उसी को उस समय हम साकल कहते थे। और जो ये मिनांडर था इसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बुद्धिज्म की दीक्षा ली थी और एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में इन्हीं बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर की बातचीत के बारे में भी दिखाया गया है। तो देखिए, इन बैक्ट्रियन से जुड़े कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए। तो भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन इन्हीं बैक्ट्रियन ने शुरू किए थे और इन बैक्ट्रियन के बारे में जानने का जो एकमात्र सोर्स है वो भी सिक्के ही हैं। इन्होंने जो चांदी के सिक्के चलाए उन्हें द्रम कहते थे और इन्होंने लेख वाले सिक्के या कहीं मुद्रा लेख भी जारी किए थे। यही कारण है कि इनके सिक्कों को देखकर ही हम यह बता सकते हैं कि ये सिक्का किस एम्परर का है। और इन्हीं इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन से ही भारत में एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिषी का विकास भी हुआ और जो नाटकों में पर्दा प्रथा थी यानी नाटकों में पर्दे का यूज होता था वो भी इन्हीं की देन थी। और तो क्योंकि जो ये पर्दा था ये यूनानियों की देन थी, इसलिए जो पर्दा होता है इसे यवनिका भी कहते हैं। और ये पर्दा प्रथा वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है और इनके शासनकाल में ही नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में इस एरिया में हेलोनिस्टिक कला जिसे गांधार शैली भी कहते हैं इसका डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि गांधार वाले एरिया में ये शैली डेवलप हुई तो इसलिए इसे गांधार शैली कहते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडो ग्रीक एम्पायर्स के बारे में समझ में आया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडो ग्रीक के बाद शकों ने भारत पर अटैक किया था, तो अब हम शकों के बारे में जानेंगे। तो जो ये शक थे ये मेनली सीरिया के नॉर्थ में रहते थे और ये बोलन दर्रे के थ्रू यानी बोलन पास के थ्रू इंडिया आए थे और 140 BC में इन्होंने बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया था। और शक जो शक थे ये 5 टाइप्स में डिवाइड थे, या कहें 5 शाखाओं में डिवाइड थे। जो इनकी पहली शाखा थी वो अफगानिस्तान में थी, सेकेंड वाली शाखा तक्षशिला में थी, थर्ड वाली शाखा मथुरा में थी और जो फोर्थ वाली शाखा थी वो महाराष्ट्र में थी और 5वीं शाखा इनकी उज्जैनी में थी। तो जो तक्षशिला में शक थे उनमें मोगा या मोह नाम का शासक प्रमुख था और इसे पहला शक शासक यानी फर्स्ट शक एम्परर भी माना जाता है। मोह का उत्तराधिकारी अय था और अय के बाद अयलिस और अय सेकंड यानी ये अन्य शासक बने थे और जो अय सेकंड था यही लास्ट शक एम्परर था। तो देखिए शकों में जो सबसे ज़्यादा फेमस एम्परर था वो था रुद्रदामन फर्स्ट, और रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वाशिष्ठी पुत्र पुलुवामी को 2 बार हराया था। और जो वाशिष्ठी पुत्र पुलुवामी है इसके बारे में मैं आपको सातवाहन वंश वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो इससे पिछली वाली वीडियो थी, तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। तो देखिए रुद्रदामन ने जो रुद्रदामन था एक गुजरात का एम्परर था और इसने गुजरात के जूनागढ़ में एक इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख भी बनाया था। और ये जो इसका एक अभिलेख था ये संस्कृत भाषा में सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन था। और रुद्रदामन ने गुजरात की सुदर्शन झील है जो सुदर्शन लेक उसकी भी मरम्मत कराई थी। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि किस शक रूलर ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, तो इसका आंसर होगा रुद्रदामन फर्स्ट। और यहीं से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत तो रुद्रदामन ने कराई, तो इसका निर्माण किसने किया यानी इसको बनाया किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनाया था। तो देखिए जो ये शक शासक थे ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे और मालवा के एक शासक ने 57 BC में शकों के साथ एक युद्ध किया और उस युद्ध में शकों को हराकर उन्हें भारत से बाहर भगा दिया। और फिर उस शासक ने इसी जीत की खुशी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और साथ ही 58 BC में एक नया संवत शुरू किया जिसका नाम है विक्रम संवत। और इसी विक्रम संवत का दूसरा नाम मालवा संवत भी है। और जब इस शासक ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया तो उसके बाद फिर बहुत से और राजाओं ने भी विक्रमादित्य अपने नाम के पीछे विक्रमादित्य लगाना शुरू कर दिया था, जिनमें से सबसे फेमस नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। तो देखिए शकों के बाद पहलवों ने भारत पर आक्रमण किया था। जो पहलव हैं इन्हें अंग्रेजी में पार्थियंस कहते हैं। पहलव कहें या पार्थियन कहें, ये लोग भी मूल रूप से ग्रीक थे और इनका जो ओरिजिनल होम था यानी कि मूल स्थान था वो पर्सिया था। आज के ईरान को ही एंशिएंट टाइम में हम पर्सिया कहते थे। और इनको पार्थियन कहने का रीज़न ये था कि इन्होंने मॉडर्न ईरान के एक हिस्से पार्थिया में रूल किया था, इसलिए हम इन्हें पार्थियन कहते हैं। तो देखिए पहलवों का सबसे फेमस रूलर गोंदो फर्निस था और गोंदो फर्निस ने पंजाब और सिंध वाले एरिया में रूल किया था और तक्षशिला को अपनी कैपिटल बनाया था। और गोंदो फर्निस से जुड़ा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पार्थियन रूलर के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया, तो गोंदो फर्निस के समय सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने इंडिया आया था। तो देखिए पार्थियंस को भी कुषाणों ने हराया और उन्हें वापस उन्हीं की टेरिटरी में भगा दिया था। तो देखिए कुषाणों के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको अगली वीडियो में BC और AC में कैसे डिफरेंस करते हैं BC और AD में वो बताऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इन वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।